सिलेंडर बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से राजनीति में रहा है। 390 से लेकर के 406 रुपए तक सिलेंडर था। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई थी। अडानी की कंपनी है, लगातार उनका मुनाफा बढ़ता गया। आखिर 6-7 दिन में वो 30 दिन की सामग्री खत्म हो गई, या अपने उद्योगपति मित्रों को इसी युद्ध के बहाने उनको कमाई कराने का इरादा सरकार ने बना लिया। कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया के सभी उद्योगपतियों की आमदनी घटी थी, तो उस समय भी आप देखेंगे कि अडानी जैसे उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ी थी। क्या लगता है आपको कि ये मुद्दा अभी और बढ़ेगा या कीमतें और बढ़ सकती हैं? प्रधानमंत्री जी स्वयंभू अपने आप को विश्व गुरु कहते थे। यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा, और अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो डील अमेरिका से हुई है, इससे किसान एक दिन चौपट हो जाएगा। किसी भी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला, इतना भौकाल टाइट नहीं रहता था विदेश जाने पर, और आप सवाल उठा रहे हैं कि जो पहले नहीं हुआ सब मोदी जी ने कर दिया। कि मोदी जी का करियर खराब नहीं करना चाहता, मतलब इसका कि वह मोदी जी का करियर खराब कर सकता है, वह शक्ति है उसमें। लखनऊ की धरती पर, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए, बड़े पैमाने पर मैंने नाम के साथ विधानसभा में नाम लिया कि इनकी शैक्षिक पात्रता नहीं है, प्रोफेसर बने हुए हैं। सरकार ऐसे जो अवैधानिक कृत्य हैं वो जो हो रहे हैं, ये सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। तो अब आप योगी जी से मांग करेंगे कि यहाँ लागू करें। गुरु जो द्रोणाचार्य के रूप में जो कुलपति बैठ करके मनमानी करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए अधिनियम बनाने का काम करेंगे। जो बवाल है कि गलत इल्जाम लगा दिया तो उस पर कोई सजा है कि नहीं? हर एक गलती का दंड तो का पैमाना बनाना पड़ेगा। एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ने से आम जनता परेशान है, क्योंकि अचानक से इतनी वृद्धि हुई, जिसके बाद से महंगाई को लेकर एक बहस छिड़ गई है। इतना ही नहीं, सिर्फ सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, बल्कि उसकी कमी भी बताई जा रही है। और कई ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर लगभग होटल्स बंद हो गए हैं, और तमाम ऐसे घर हैं जहां पे गैस नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा हैं। सर, सिलेंडर बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से राजनीति में रहा है। जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो विपक्ष हावी हो जाता है, सत्ता परेशान हो जाती है। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से कीमतें इस बार बढ़ी हैं? जब 2014 में 390 से लेकर के 406 रुपए तक सिलेंडर था, इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई थी। और आज लगातार सरकार बनने के बाद लगातार सिलेंडर की कीमतें बढ़ती गई, और जो अडानी की कंपनी है, लगातार उनका मुनाफा बढ़ता गया। अभी जब ईरान और इजराइल के युद्ध की बात आ रही थी, और ईरान की तरफ से ये बात कही गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर देंगे, और उस समय भारत सरकार का, मोदी जी का भी और भारत सरकार की तरफ से बयान आया था कि हमारे पास 30 दिनों की पूरी सामग्री है, कोई कमी नहीं होगी। तो आज 6वें-7वें दिन क्या हो गया? आखिर 6-7 दिन में वो 30 दिन की सामग्री खत्म हो गई, या अपने उद्योगपति मित्रों को इसी युद्ध के बहाने उनको कमाई कराने का इरादा सरकार ने बना लिया। क्योंकि आप सबको ध्यान होगा कि कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया के सभी उद्योगपतियों की आमदनी घटी थी, तो उस समय भी आप देखेंगे कि अडानी जैसे उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ी थी, जब सारे उद्योग धंधे बंद थे। क्या लगता है आपको कि ये मुद्दा अभी और बढ़ेगा या कीमतें और बढ़ सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो प्रधानमंत्री जी स्वयंभू अपने आप को विश्व गुरु कहते थे, और भारत यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य है। और इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे अटल जी को देख लीजिए, इंदिरा जी को देख लीजिए, या अभी हाल में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, सबने जब दुनिया में इस तरीके के हालात पैदा हुए, भारत ने हमेशा शांति की बात करी और सही तथ्य को सामने रखा। आप अटल जी के भी लोकसभा का भाषण आप देख लीजिए, या चंद्रशेखर जी का ही आप देख लीजिए, लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने जब ऐसी परिस्थिति आई तो अपना रुख स्पष्ट किया और हमेशा दुनिया से शांति की अपील करी।
आज क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? अभी तक तो भारत के कई कोनों में जा करके उन्होंने कहा कि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम युद्ध में नहीं, हम बुद्ध में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो क्यों नहीं कहते कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान बुद्ध में है। तो शांति के पथ पर चलो। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो उसका सुरक्षा परिषद है, आप उसके संस्थापक सदस्यों में से हैं। और जो यूनाइटेड नेशन की जो गाइडलाइन है कि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण की स्थिति में कब आएगा, तो उस यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप समझ सकते हैं, अमेरिका ने बारंबार भारत के रास्ते का रोड़ा बना, भारत पर प्रतिबंध लगाया। जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, उस समय ने भी अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परमाणु परीक्षण हुआ, तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। आपके स्टील के उत्पाद जो आयात किया करते हैं हम लोग, उस पर उन लोगों ने प्रतिबंध नहीं बल्कि शुल्क लगाने का काम किया। 18% 25% शुल्क जो है अतिरिक्त शुल्क लगाने का काम किया। जब हम रसिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका नाराज होकर के हम पर 50% के टैरिफ लगा देता है। और इसको 50% के टैरिफ ना कहिए बल्कि कहिए दंड शुल्क लगा देता है। अमेरिका ने भारत पर 50% दंड शुल्क लगाया और उसके बाद ये कहता है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदोगे तो हम ये शुल्क हटाएंगे। और उसके बाद हटाने पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि $500 बिलियन का आप व्यापार अमेरिका से हर वर्ष करोगे। अब बताओ, और देश में अभी तक अमेरिका जैसे दूसरे देशों की जो कृषि उत्पाद है हमारे भारत में, उनका आयात नहीं किया जाता था। लेकिन जो ये नरेंद्र मोदी जी की जो डील अमेरिका से हुई है, इससे किसान एक दिन चौपट हो जाएगा। इसलिए चौपट हो जाएगा कि अमेरिका की जो फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसके सामने हम बहुत पीछे हैं। वो कम लागत की चीजें हमारे देश में उतारेंगे और हमारा किसान उससे सामना नहीं कर पाएगा। आप तमाम मुद्दों पर मोदी जी को घेर रहे हैं, विदेश नीति पर, लेकिन आज तक तो प्रचार होता आया है कि इस केंद्र सरकार की विदेश नीति सबसे मजबूत है। आज तक इतिहास में भारत को किसी भी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला, इतना भौकाल टाइट नहीं रहता था विदेश जाने पर। और आप सवाल उठा रहे हैं कि जो पहले नहीं हुआ सब मोदी जी ने कर दिया। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को आप देख लो कि दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि उनका पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता या खराब कर दूंगा, किसी देश की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मोदी जी का करियर खराब नहीं करना चाहता। मतलब इसका कि वह मोदी जी का करियर खराब कर सकता है, वह शक्ति है उसमें। ये अपमान मोदी जी का नहीं है, इससे भारत की अस्मिता चकनाचूर हो रही है, भारत का गौरव गिर रहा है। आपका भी अपमान निश्चित रूप से देश के एक एक नागरिक का, चूंकि यह अपमान व्यक्तिगत मोदी का नहीं है, एक भारत के पद का, संवैधानिक पद का अपमान है। और संवैधानिक पद में पूरा देश होता है। ये बात तो ट्रंप की आपको बहुत अच्छी लगी, और ट्रंप जब कहते हैं मेरे दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, तब तो ये अच्छी नहीं लगी, ये अच्छी नहीं लगी। ये मैंने कभी इसका स्वागत नहीं किया और मैं कभी भी इस तरह की नीति का समर्थन नहीं करता हूं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज अमेरिका के द्वारा बारंबार भारत को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश किया जा रही, उसकी शर्तों पर दुनिया के दूसरे देशों को व्यापार करने की जो अनुमति मिली, आपसे मैं पूछूं कि जब अमेरिका ने कहा कि जब ईरान अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है तो भारत के लिए हम 30 दिन की छूट दे रहे हैं कि रसिया से तेल खरीदे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी का बयान क्यों नहीं आया कि हम अमेरिका के इशारे पर रसिया से तेल का आयात करेंगे, तेल खरीदेंगे, या उसकी छूट की वजह से करेंगे? क्या भारत आज इतना दीनहीन कमजोर हो गया
इसका मतलब है कि यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल रहा है, एप्स्टीन फाइल बोल रही है। मोदी जी सिर झुका करके इस अपमान को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भारत स्वीकार नहीं करेगा। क्या कहना चाहते हैं? एप्स्टीन फाइल का जो हमला है उसमें कुछ है ऐसा? एप्स्टीन फाइल के हल्ले में ही सब कुछ है। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि वो मोदी ताकत थी जवाब देने की। नहीं, एप्स्टीन फाइल मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर उनमें क्षमता है, अगर मोदी जी में क्षमता है, तो जब पहलगाम की घटना हुई और बारंबार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि सीज फायर हमने कराया, हमने डराया कि तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे, मोदी जी ने क्यों पलट करके जवाब नहीं दिया? जब अमेरिका में गए भारतवासियों को अमेरिका ने हथकड़ियां लगा करके वहां न चोरी किया, न डकैती किया, न हत्या किया, इसके बावजूद भारतवासियों को हथकड़ी लगा करके भारत भेजा गया। दुनिया के दूसरे छोटे छोटे देशों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनके यहाँ उन लोगों ने मना किया कि हम अपने नागरिकों को इस रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे मोदी जी का जो लेकिन नक्षत्र है, ग्रहण है, सब सूर्य चंद्रमा मंगल सब सही नहीं है क्या? देखिए विदेश नीति बारे में आप ऐसा बता रहे हैं, अगर ये सत्य है। देखिए आप जानकारी कर लो कि जब आजाद भारत में जब भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी अमेरिका हमारे खिलाफ था। जब दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया तब भी हमारे खिलाफ था। और यूजीसी के नियम आने के बाद में, हालांकि उस पर भले स्टे लग गया, जिस तरीके से समाज में एकदम से विद्रोह का माहौल सरकार ने ये जानबूझ करके ये काम किया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि यूजीसी जो महसूस कर रहा है बिल्कुल सही महसूस कर रहा है। यूजीसी ये देख रहा है कि विश्वविद्यालयों में जबरदस्त भेदभाव होता है। आज हर एक विश्वविद्यालय में, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इनके अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। और बड़े पैमाने पर, मैं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नाम के साथ, विभागों में नाम और पद के साथ मैंने इसका उल्लेख किया है कि बड़े पैमाने पर सभी विश्वविद्यालयों में जहां शुद्ध रूप से पिछड़े और अनुसूचित समाज के लिए आरक्षित पद है, वो सब खाली पड़े हुए हैं। सरकार 2018 से नहीं भराई उसे, अभी तक भर्ती नहीं कराया, खाली पड़े हुए हैं। बाकी भर्तियां हो रही हैं, लेकिन जो आरक्षित पद है उन पर भर्तियां क्यों नहीं रही? जो पिछड़े वर्ग का, जो अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वहां का प्रोफेसर हो, चाहे वहां का छात्र हो, उसके साथ भेदभाव, प्रमोशन में भेदभाव, व्यवहार में भेदभाव क्यों? लेकिन यह काम यूजीसी का नहीं बनता। यूजीसी इज ए रेगुलेटरी बॉडी, नॉट ए रूलिंग बॉडी। यह काम जो हमारे भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार, ये राज्यों का अधिकार बनता है, या ना केंद्र का बनता है, ना किसी और का बनता है। राज्यों को यह कानून बनाना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि आज की तारीख से उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में जो वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है या नहीं होगा, उनको अवसर मिलेगा। उनके साथ अगर भेदभाव होगा तो उस पर दंड होगा और नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया खत्म की जाएगी। और साथ ही साथ हमने तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नाम लेकर के कई नाम मैंने बताए कि यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति है, उसको दुर्भावना में प्रमोशन नहीं मिलता। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां पर आप बैठे हो, लखनऊ की धरती पर, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए, बड़े पैमाने पर मैंने नाम के साथ विधानसभा में नाम लिया कि इनकी शैक्षिक पात्रता नहीं है, प्रोफेसर बने हुए हैं, और इनकी शैक्षिक पात्रता है, इनको प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, इन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। लेकिन सरकार ने जांच तक करवा करके उन पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं। सरकार ही बचा रही है, ये भ्रष्टाचार सरकार करा रही है। सरकार ऐसे जो अवैधानिक कृत्य हैं वो जो हो रहे हैं, ये सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। आखिर जो सवर्ण समाज है वो इतना फिर मैं सवर्ण वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ अन्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न सवर्ण की बात कर रहा हूँ, ना अवर्ण की बात कर रहा हूँ। अन्याय नहीं, अन्याय किसी के साथ होगा। हम जैसे लोग हमेशा जो है अन्यायी के खिलाफ खड़े होंगे, हमेशा पीड़ित के साथ खड़े होंगे। ये हमारा वसूल है, समाजवादियों का वसूल है। हम किसी जाति मजहब के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, लेकिन अन्याय जिसके भी साथ होगा हम उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे और न्याय के खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए इस मुद्दे को हम लोग बार बार उठाते हैं। तो अब आप योगी जी से मांग करेंगे कि यहाँ
लागू करें इस बार। हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें संशोधन करेंगे और निश्चित रूप से जो पिछड़े अनुसूचित के समाज के साथ जो भेदभाव, जो अवसरों में असमानता, प्रमोशन में असमानता और विधि विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं, विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनोमस बॉडी के रूप में उसको प्रचारित कर दिया जाता है और वहां पर जो राज गुरु जो द्रोणाचार्य के रूप में जो कुलपति बैठ करके मनमानी करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए अधिनियम बनाने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन जो बवाल है कि गलत इल्जाम लगा दिया तो उस पर कोई सजा है कि नहीं? देखिए गलत, अच्छा भारत के संविधान में इल्जाम की बात, नियम आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? निश्चित रूप से गलत कोई भी करेगा, अगर गलती का अगर दंड नहीं है तो गलतियों में सुधार कैसे होगा? हर एक गलती का दंड तो का पैमाना बनाना पड़ेगा। गलती छोटी है तो दंड छोटा होगा, कभी कभी डांट के काम चलाया जाता है और कभी सूली पर भी लटकाया जाता है। तो सुना आपने, डॉक्टर आर.के. वर्मा ने तमाम गैस सिलेंडर महंगा होने से लेकर यूजीसी के मुद्दे पे अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मौजूदा जो सरकार है केंद्र की, उसका स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले से भारत की पॉलिसी रही है उसके विपरीत एकदम से सरकार काम कर रही है। क्योंकि पहले हमारी पॉलिसी रही है कि हम हमेशा शांति की पैरवी करते हैं, लेकिन इस समय जिस तरीके से व्यवहार चल रहा है अमेरिका के साथ, ईरान और इजराइल की जो जंग में, वो कहीं ना कहीं हम अपनी पॉलिसी से, हम अपनी नीति से भटक रहे हैं। और बात हुई यूजीसी की, तो यूजीसी केंद्र सरकार का सवाल है ही नहीं, राज्य सरकारों को लाना चाहिए और अच्छे से लागू करना चाहिए और इस तरीके से नियम बनाने चाहिए कि किसी भी वर्ग का शोषण ना हो। कैमरामैन आलोक